देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आने वाला समय कई मायनों में निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माने जाने की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। जैसे ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम होने और गैजेट नोटिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं की बातें सामने आई, तभी से हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, वेतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा और साथ में मिलने वाले भत्तों व सुविधाओं में कितना बदलाव आएगा। यही कारण है कि आज जरूरत है अफवाहों से दूर रहकर तर्क और आंकड़ों के आधार पर एक साफ तस्वीर समझने की, ताकि आप अपने परिवार की योजना, खर्चों की तैयारी और भविष्य के फैसले बेहतर तरीके से कर सके। इस पूरे विषय में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग का असर केवल बेसिक पे पर नहीं होता। बेसिक पे में जो बदलाव आता है वही आगे चलकर एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कुछ अन्य भत्तों, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना का आधार बनता है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह ऐसा गुणक है जो पूरे वेतन ढांचे को नई दिशा देता है। बहुत से कर्मचारी और पेंशनर इसीलिए फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी और जेब पर उसका असर कितना दिखाई देगा। अभी जो अनुमान और संभावनाएं सामने रखी जा रही हैं, उनमें यह बात बार बार कही जा रही है कि मौजूदा पे मैट्रिक्स को कंटिन्यू रखा जा सकता है और उसी पर एक उपयुक्त फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई बेसिक पे तय हो सकती है। अलग अलग विश्लेषकों और वित्तीय संस्थानों की गणनाओं में फिटमेंट फैक्टर की संभावित रेंज अलग अलग बताई गई है। कुछ जगहों पर 1.83 से 2.46 की संभावना दिखाई जा रही है। कुछ विश्लेषण 1.92 से 2.86 की ओर इशारा करते हैं और कुछ विशेषज्ञ 2.28 जैसे आंकड़ों को भी संभावित मानते हैं। इन अलग अलग रेंज का मतलब यह नहीं कि कोई एक ही आंकड़ा सही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अंतिम निर्णय कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें सरकार का वित्तीय आकलन, डीएडीआर की स्थिति, महंगाई के संकेत और नीति निर्माताओं की प्राथमिकताएं शामिल होंगी। अब अगर हम 7वें वेतन आयोग की एक मूल गणना पद्धति को समझें तो 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की दिशा समझना आसान हो जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। उस समय एक बड़ी बात यह थी कि जनवरी 2016 के आसपास महंगाई भत्ता यानी डीए ऊंचे स्तर पर माना जाता था और उसे न्यूट्रलाइज करके बेसिक में समाहित करने जैसी गणनाओं का बड़ा रोल था। पुराने तरीके से देखें तो डीए को न्यूट्रलाइज करके बेस फैक्टर बनता है और उसके ऊपर एक अतिरिक्त प्रतिशत जोड़कर अंतिम फिटमेंट फैक्टर का स्वरूप तय किया जाता है। 7वें आयोग के समय इसी तरह के तर्क से 2.57 जैसी संख्या सामने आई थी, जिसे कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर महसूस भी किया, क्योंकि उस दौर में बेसिक और कुल वेतन में उछाल बहुत स्पष्ट दिखाई दिया था। अब 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो ये है कि 1 जनवरी 2026 के आसपास डीए लगभग 60% के आसपास रहने की संभावना बताई जा रही है। अगर कोई व्यक्ति गणितीय तरीके से देखे तो 60% डीए का न्यूट्रलाइजेशन लगभग 1.60 का गुणक देता है। इसके बाद सवाल उठता है कि अतिरिक्त वृद्धि के लिए सरकार किस प्रतिशत को 6 करेगी। कुछ लोग पुराने पैटर्न को ज्यों का त्यों लागू मानकर चलते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही प्रतिशत इस बार भी लिया जाए। आज की परिस्थितियां अलग हैं, बजट दबाव अलग हैं और महंगाई, विकास की वास्तविकता भी अलग है। इसलिए एक विचार यह रखा जा रहा है कि पुराने अतिरिक्त प्रतिशत की बजाय 25% जैसे एक व्यवहारिक हाइक को आधार बनाया जा सकता है। 1.60 पर 25% जोड़े तो यह 0.40 बनता है
और दोनों को जोड़कर 2 का एक सरल समझने योग्य आंकड़ा बन जाता है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि वेतन आयोग कुछ अन्य अनफोर्सीन या नीतिगत कंपोनेंट्स को भी ध्यान में रख सकता है, जिसकी वजह से 2 से ऊपर जाकर 2.15 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर एप्रोप्रिएट माना जा सकता है। इसीलिए कई विश्लेषणों में 2.15 के आसपास की संभावना को काफी चर्चा मिल रही है। यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि ये सारे आंकड़े अभी अनुमान हैं। कोई भी अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक सिफारिश और अधिसूचना आने के बाद ही तय माना जाएगा। लेकिन क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर अपनी वित्तीय योजना पहले से बनाना चाहते हैं, इसलिए इन संभावनाओं को समझना जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से अगर आप ऐसे ही तथ्यों पर आधारित साफ और सरल भाषा में अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आए वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब फिटमेंट फैक्टर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनता है वह है अलाउंसेस और परक्स। वेतन आयोग आमतौर पर कुछ मुख्य भत्तों की समीक्षा करता है और कुछ में बदलाव या नए प्रस्ताव भी सामने ला सकता है। इनमें हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कम्युनिकेशन से जुड़े सुधार, लीव इनकैशमेंट, DADR की गणना पद्धति, अर्न्ड लीव कोटा, ग्रेच्युटी, LTC में रिफॉर्म्स और कुछ नए प्रकार के अलाउंसेस शामिल हो सकते हैं। हर कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि कई बार बेसिक पे की तुलना में अलाउंसेस के सुधार वास्तविक जीवन में अधिक राहत दे देते हैं, क्योंकि खर्चों का सीधा संबंध इन्हीं सुविधाओं से होता है। सबसे पहले बात HRA की। 7वें वेतन आयोग में HRA की दरें शहरों की श्रेणी के हिसाब से तय की गई थी। शुरुआती स्तर पर 24, 16 और 8% जैसी दरें थी, जो बाद में DA के बढ़ने के साथ 27, 18, 9 और फिर 30, 20, 10% की ओर गई। अब 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह अनुमान है कि शुरुआती दरें लगभग उसी क्षेत्र के आसपास रह सकती हैं, यानी 24, 16, 8 जैसी मूल संरचना लौट सकती है या उसका कोई नजदीकी रूप रह सकता है। लेकिन एक नई संभावना यह भी सामने रखी जा रही है कि मेट्रो और अत्यधिक महंगे शहरों के लिए एक नई श्रेणी जोड़ी जा सकती है, जिसे लोग X+ या किसी समान नाम से समझ रहे हैं। इसका कारण यह है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ जैसे कई शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ चुका है और वहां किराया व रहन सहन का बोझ बाकी शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी नई श्रेणी आती है तो HRA के 4 स्लैब बन सकते हैं और मेट्रो वर्ग के लिए HRA की शुरुआती दर 25% के आसपास से शुरू होकर DA के बढ़ने पर 30 और 35% के आसपास जा सकती है। यह एक संभावना है, निश्चित निर्णय नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सकती है। अब बात ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो रोजमर्रा के खर्च से सीधे जुड़ा है। 7वें वेतन आयोग के तहत अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस की संरचना रही है, जिसमें लोअर लेवल पर 1,350 प्लस DA, मिड लेवल पर 3,600 प्लस DA और उच्च लेवल पर 7,200 प्लस DA जैसे ढांचे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में यह संभावना जताई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की राशि को मौजूदा महंगाई और यात्रा खर्च के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 के आसपास जाता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखा जाता है तो लोअर पे लेवल के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 4,000 के आसपास, मिड लेवल के लिए 8,000 के आसपास और उच्च लेवल के लिए 12,000 के आसपास प्लस DA के रूप में अनुमानित किया जा रहा है।
इसका तर्क यह है कि पिछले कुछ वर्षों में ईंधन, सार्वजनिक परिवहन और शहरों में दैनिक आने जाने का खर्च उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बढ़ना कई कर्मचारियों के लिए सबसे प्रत्यक्ष राहत बन सकता है। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता है, जो आज के समय में एक बहुत संवेदनशील विषय है। शिक्षा का खर्च, यूनिफॉर्म, किताबें, ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन और कई अन्य छिपे हुए खर्च हर साल बढ़ते जाते हैं। पहले के वेतन आयोगों में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को समय समय पर बढ़ाया गया और डीए के कुछ स्तर पार करने पर इसमें 25% वृद्धि जैसे नियम भी लागू रहे। वर्तमान ढांचे में जब डीए 50% पार हुआ तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह अनुमान है कि यह अलाउंस प्रति बच्चे लगभग 5,000 प्रति माह के आसपास पहुंच सकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण चर्चा यह भी है कि इसका दायरा केवल 12वीं तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रेजुएशन लेवल तक या कम से कम उच्च शिक्षा के कुछ हिस्से तक इसे व्यावहारिक रूप से बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के समय में केवल 12वीं तक शिक्षा को पर्याप्त मानना कई परिवारों के लिए वास्तविकता नहीं है। हालांकि यहां पर सरकार और आयोग एक अधिकतम सीमा या सीलिंग भी तय कर सकते ताकि बजट पर संतुलन बना रहे। फिर भी यह बदलाव अगर हुआ तो बहुत से कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के खर्च में वास्तविक सहारा मिल सकता है। अब एलटीसी और उसके साथ जुड़े लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं। एलटीसी का उद्देश्य केवल कर्मचारी को यात्रा सुविधा देना नहीं है, बल्कि यह देश के पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और यात्रा उद्योग को भी प्रोत्साहित करता है। पिछले अनुभव बताते हैं कि जब एलटीसी के साथ लीव इनकैशमेंट की सुविधा बेहतर तरीके से दी जाती है तो कर्मचारी इसका अधिक उपयोग करते हैं, जिससे पर्यटन और खपत को भी बढ़ावा मिलता है। पहले के प्रावधानों में एलटीसी के दौरान सीमित दिनों का लीव इनकैशमेंट मिलता रहा है, जिसे कई कर्मचारी अपने यात्रा खर्च के अलावा अन्य खर्चों को मैनेज करने के लिए उपयोग करते हैं। अब 8वें वेतन आयोग से यह अपेक्षा की जा रही है कि लीव इनकैशमेंट की अवधि बढ़ाई जा सकती है और 10 दिनों की जगह लगभग 1 महीने तक की सुविधा पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ यह भी चर्चा है कि सेवा अवधि में लीव इनकैशमेंट की संख्या को सीमित करने वाले कुछ प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि जो कर्मचारी एलटीसी लेना चाहते हैं वे केवल सीमाओं की वजह से पीछे न हटे। अगर यह सुधार होता है तो कर्मचारियों को वास्तविक रूप से यात्रा और उससे जुड़े खर्चों में राहत मिलेगी और एलटीसी का उद्देश्य भी अधिक प्रभावी तरीके से पूरा हो सकेगा। इसके बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक बड़ा विषय है, खासकर पुराने पेंशन सिस्टम में। आज की व्यवस्था में पेंशन का एक निश्चित हिस्सा कम्यूट कराया जा सकता है और फिर उसकी रिकवरी एक लंबी अवधि तक पेंशन से कटती रहती है। बहुत से पेंशनर इस कटौती को रिटायरमेंट के शुरुआती वर्षों में भारी मानते हैं, क्योंकि उसी समय स्वास्थ्य खर्च, घर की जरूरतें और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। इसलिए यह उम्मीद लगातार रखी जा रही है कि कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को कम किया जाए, ताकि पेंशनर को जल्दी पूर्ण पेंशन मिल सके। जो चर्चाएं सामने हैं उनके अनुसार रिकवरी अवधि 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल के आसपास लाने पर विचार हो सकता है। साथ ही कम्यूटेशन फैक्टर की टेबल को भी रिवाइज करने की बात कही जा रही है, ताकि जो राशि रिलीज होती है वह अधिक यथार्थवादी और आज की परिस्थितियों के अनुसार हो। इसके अलावा कम्यूटेशन की अधिकतम सीमा को 40% से बढ़ाकर 50% करने की बात भी कुछ विश्लेषणों में दिखती है। हालांकि यह निर्णय पूरी तरह नीति और वित्तीय आकलन पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना साफ है कि अगर कम्यूटेशन में सुधार होता है
तो ये पेंशनरों की पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को अधिक सुरक्षित और सहज बनाने वाला कदम साबित हो सकता है। अब आते हैं एडिशनल पेंशन के मुद्दे पर, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वर्तमान में एक निश्चित आयु के बाद बेसिक पेंशन पर अतिरिक्त प्रतिशत जोड़ने का प्रावधान है, जैसे 80 वर्ष पर 20%, फिर आगे बढ़ती उम्र के साथ 30, 40, 50% और 100 वर्ष पर दोगुनी पेंशन जैसी संरचना। लेकिन समस्या यह है कि 80 वर्ष की सीमा बहुत ऊंची मानी जाती है, क्योंकि बहुत से पेंशनर स्वास्थ्य कारणों से पहले ही भारी खर्चों का सामना करने लगते हैं। इसलिए यह सुझाव सामने आ रहा है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 75 वर्ष के आसपास से की जाए, ताकि बुजुर्गों को पहले ही कुछ राहत मिल सके। कुछ लोग 75 पर 20 या 25% जैसे विकल्पों की चर्चा करते हैं और उसके बाद 80, 85, 90, 95, 100 की संरचना को समायोजित रखने की संभावना बताते हैं। अगर यह बदलाव होता है तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, क्योंकि 75 के बाद स्वास्थ्य खर्च और देखभाल की आवश्यकता आमतौर पर बढ़ जाती है। इसी लाइन में न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम फैमिली पेंशन की चर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण है। अभी न्यूनतम पेंशन का एक स्तर माना जाता है, और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 के आसपास लागू होता है तो कई अनुमान ये कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम फैमिली पेंशन लगभग 20,000 के आसपास पहुंच सकती है। यह भी एक अनुमान है, लेकिन इसके पीछे तर्क यह है कि जब बेसिक पे और बेसिक पेंशन की संरचना ऊपर जाती है तो न्यूनतम सीमा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। यह खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा होता है जिनकी आय का एकमात्र सहारा यही पेंशन होती है। अब रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट की बात करें तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अर्न्ड लीव की अधिकतम सीमा या लीव इनकैशमेंट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। कुछ चर्चाओं में 300 की जगह 400 दिनों के आसपास तक लाने की संभावना का जिक्र किया जा रहा है, ताकि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त राशि से पेंशनर अपने शुरुआती वर्षों की बड़ी जरूरतों को बेहतर तरीके से संभाल सके। इसी तरह ग्रेच्युटी की सीलिंग का मुद्दा भी उठता है। वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा एक तय स्तर पर है, लेकिन महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से इसे 30 से 35 लाख तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा होती रही है। साथ ही एक विचार यह भी है कि न्यूनतम ग्रेच्युटी की सीमा तय की जाए, ताकि जिन कर्मचारियों की बेसिक कम होती है उन्हें भी रिटायरमेंट के समय एक सम्मानजनक राशि सुनिश्चित हो सके। कुछ सुझावों में न्यूनतम ग्रेच्युटी को 20 लाख के आसपास सेट करने जैसी बात सामने रखी जा रही है। हालांकि यह भी अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अब एक बहुत मानवीय और जरूरी मुद्दा है अनुकंपा नियुक्ति का। जब सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर एक साथ कई जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। ऐसे समय में परिवार की आर्थिक सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर का किराया सब कुछ प्रभावित होता है। इसलिए अपेक्षा यह रखी जा रही है कि 8वें वेतन आयोग ऐसी सिफारिशों पर विचार करे जो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध और बाध्यकारी बनाए। यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई परिवार वर्षों तक इंतजार करते करते टूट जाते हैं। यदि इसमें स्पष्ट समय सीमा और व्यावहारिक नियम बनते हैं तो यह अनेक परिवारों के लिए जीवन बदल देने वाला कदम हो सकता है। इसके अलावा डीए और डीआर की गणना और भुगतान व्यवस्था में सुधार की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। वर्तमान ढांचे में डीए डीआर आमतौर पर साल में 2 बार रिवाइज होता है और घोषणा तथा वास्तविक भुगतान के बीच भी समय लग जाता है। कुछ चर्चाओं में यह संभावना बताई जा रही है कि डीए डीआर को क्वार्टरली बेसिस पर रिवाइज करने का मॉडल सामने आ सकता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के असर से जल्दी राहत मिल सके।
साथ ही एक और बड़ा सुधार यह बताया जा रहा है कि डीएडीआर को डेसिमल बेसिस पर यानी 2 दशमलव तक लागू किया जा सकता है। अभी अक्सर दशमलव के बाद की वैल्यू को इग्नोर करके अगले चक्र में समायोजित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक रूप से पूरा लाभ नहीं मिलता। यदि 2 डेसिमल तक डीएडीआर दिया जाता है तो यह एक तकनीकी बदलाव जरूर होगा, लेकिन लंबे समय में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बन सकता है। अब चलिए थोड़ा वास्तविक असर की दिशा में आते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर वेतन कितना बढ़ेगा। अगर हम 2.15 के फिटमेंट फैक्टर को एक संभावित आधार माने तो लोअर पे लेवल पर और मिड लेवल पर ग्रॉस सैलरी में लगभग 30% से ऊपर का उछाल दिखाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एंट्री लेवल पर जहां एक न्यूनतम बेसिक आज की संरचना में एक निश्चित स्तर पर शुरू होती है, वहां फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर नई बेसिक काफी ऊपर जा सकती है। और डीएफ, एचआरए, ट्रांसपोर्ट जैसे घटकों को जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी में भी अच्छा जंप दिखाई दे सकता है। इसी तरह पे लेवल 5 जैसे स्तर पर जहां अनेक कर्मचारी आते हैं, वहां भी ग्रॉस में लगभग 35 से 37% के आसपास की वृद्धि के अनुमान दिखाए जा रहे हैं। उच्च पे लेवल जैसे 11 और उसके ऊपर, वहां भी ग्रॉस में 30% से ऊपर की बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। हालांकि उच्च स्तर पर कई अन्य नीति निर्णय भी प्रभाव डाल सकते हैं। इन आंकड़ों का उद्देश्य कोई अंतिम घोषणा करना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि फिटमेंट फैक्टर और डीए, एचआरए, टीए का कॉम्बिनेशन मिलकर कुल वेतन में कितनी दिशा बदल सकता है। इस पूरे विषय में एक और बात समझना जरूरी है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद केवल बेसिक नहीं बदलता, बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ रिवाइज होते हैं। जैसे ही नई बेसिक तय होती है, उसके आधार पर एचआरए की राशि बदलती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की राशि और उसके साथ डीए का असर बदलता है। बच्चों की शिक्षा का अलाउंस बढ़ता है और कई कटौतियां तथा लाभ भी उसी अनुपात में एडजस्ट होते हैं। इसलिए जो लोग केवल डी बेसिक कितनी बढ़ेगी पर अटक जाते हैं, वे पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। पूरी तस्वीर तब बनती है जब आप ग्रॉस, नेट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स तीनों को साथ रखकर देखते हैं। और क्योंकि ये विषय सीधे आपकी जेब, आपकी पेंशन, आपके घर के खर्च और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे अपडेट्स मिस न करें। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही फिटमेंट फैक्टर या अलाउंसेस को लेकर कोई नई आधिकारिक अपडेट आए, आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बार सही जानकारी देर से मिलने पर लोग अपने डॉक्यूमेंट, क्लेम या फैसले समय पर नहीं कर पाते। इसलिए समय पर अपडेट रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब एक व्यावहारिक सवाल यह भी उठता है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.44 जैसी रेंज में रहता है, तो 2.15 के आसपास को ए मिड मानकर चलना कितना ठीक है? इसका उत्तर यह है कि इस समय सबसे मजबूत संकेत यही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से ऊपर रह सकता है और 2.5 से नीचे भी, यानी बहुत ऊंचे 2.57 जैसी संभावना इस बार कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि डीए की स्थिति, बजट संतुलन और नीति की प्राथमिकताएं अलग है। इसलिए कई विश्लेषण 2.15 को एक व्यवहारिक बीच का आंकड़ा मानकर कैलकुलेशन दिखाते हैं। यही वजह है कि 2.15 के बेस पर बनी टेबल्स और अनुमान आपको सबसे रीजनेबल तस्वीर दे सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर एचआरए में एक्स प्लस जैसी कैटेगरी आती है, तो यह केवल प्रतिशत का बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह उन शहरों के लिए बड़ा फैसला होगा जहां किराया, ट्रैफिक और जीवन यापन का खर्च देश के औसत से कहीं अधिक है। ऐसे शहरों में कर्मचारियों के लिए बचत करना कठिन हो जाता है। इसलिए यदि सरकार ऐसी कैटेगरी जोड़ती है, तो इसका मतलब यह होगा कि वे लागत के अंतर को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी संभव है कि सरकार दरों में बहुत बड़ा उछाल देने के बजाय चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करे,
ताकि वित्तीय बोझ संतुलित रहे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बदलाव भी इसी तरह चरणबद्ध हो सकता है। बहुत से कर्मचारी यह भी चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को अधिक यथार्थवादी बनाया जाए, क्योंकि कई शहरों में रोजाना आना जाना, पार्किंग, फ्यूल या सार्वजनिक परिवहन की लागत बहुत तेजी से बढ़ गई है। यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,000, 8,000, 12,000 जैसे स्तरों पर जाता है तो यह बड़ी राहत होगी, लेकिन अंतिम ढांचा यह भी देखेगा कि किस पे लेवल को कितना सपोर्ट देना है और क्या शहरों के हिसाब से इसमें भी कोई अलग कैटेगरी बनानी है या नहीं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल ट्यूशन फीस नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़े सहायक खर्च भी बहुत बढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिवाइस, कोचिंग, ये सब आज शिक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए यदि आयोग इस अलाउंस का दायरा बढ़ाता है तो यह वास्तव में लोगों की वास्तविक जरूरत के करीब होगा। लेकिन साथ में सरकार यह भी देखेगी कि क्लेम सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि गलत दामों की वजह से व्यवस्था कमजोर न हो। इसलिए संभव है कि अधिकतम सीमा, डॉक्यूमेंटेशन या कुछ शर्तें भी साथ में आए। एलटीसी और लीव इनकैशमेंट के विषय में भी यही बात लागू होती है। अगर 1 महीने का लीव इनकैशमेंट मिलता है तो इससे एलटीसी को लेने का उत्साह बढ़ेगा। परिवारों को यात्रा के अलावा अन्य खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलेगी और देश के पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार यह भी देख सकती है कि कुल वित्तीय प्रभाव क्या होगा और इसे किस तरह लागू करना व्यवहारिक रहेगा। फिर भी यह सुधार कर्मचारी हित में एक मजबूत कदम बन सकता है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में सुधार की मांग सबसे ज्यादा उन पेंशनरों से जुड़ी है जो रिटायरमेंट के बाद शुरुआती वर्षों में आर्थिक दबाव महसूस करते हैं। 15 साल की रिकवरी बहुत लंबे समय तक कटौती का एहसास कराती है। अगर यह 11 या 12 साल तक आती है तो पेंशनर को जल्दी पूर्ण पेंशन मिलने लगेगी। इसका मतलब यह होगा कि स्वास्थ्य और आवश्यक खर्चों के लिए उनके पास अधिक स्थिर आय रहेगी। अगर कम्यूटेशन फैक्टर भी रिवाइज होता है तो शुरुआती रिलीज राशि भी अधिक यथार्थवादी हो सकती है। यह सुधार वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही उम्र वह होती है जब कमाई के नए रास्ते नहीं खुलते, लेकिन खर्च बढ़ते जाते हैं। एडिशनल पेंशन की उम्र सीमा कम करने का मुद्दा भी ठीक इसी वजह से मजबूत होता जा रहा है। अगर 80 की जगह 75 से अतिरिक्त पेंशन शुरू होती है तो यह एक ऐसा फैसला होगा जो जमीन पर सीधे राहत देता है। 75 के बाद अधिकतर लोगों को नियमित जांच, दवाइयों, देखभाल और कई बार सहायक सेवाओं की जरूरत होती है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन केवल एक स्कीम नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन की दिशा में मदद बन जाती है। इसलिए यह संभावना अगर सिफारिशों में आती है तो इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी की सीमा, रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट, ये सब मिलकर पोस्ट रिटायरमेंट सुरक्षा का ढांचा बनाते हैं और यही ढांचा तय करता है कि एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद कितनी सहजता से अपने जीवन को संभाल पाएगा। इसलिए वेतन आयोग को केवल सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया समझना सबसे बड़ी भूल होगी। यह वास्तव में सेवा जीवन और रिटायरमेंट जीवन दोनों की गुणवत्ता तय करता है। एक और बड़ा बिंदु डीआर के क्वार्टरली और डेसिमल बेसिस पर लागू होने की संभावना है। महंगाई के आंकड़े हर महीने आते हैं और वास्तविक बाजार की कीमतें कभी कभी हफ्तों में बदल जाती है। ऐसे में 6 महीने का इंतजार कई लोगों के लिए भारी पड़ता है। अगर क्वार्टरली मॉडल आता है तो राहत जल्दी जल्दी मिल सकती है और अगर डेसिमल बेसिस लागू होता है तो गणना अधिक सटीक होगी और कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलने की पारदर्शिता बढ़ेगी। यह तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह भरोसा बढ़ाता है
कि प्रणाली हर रुपए और हर प्रतिशत को ईमानदारी से गिन रही है। अब एक बात बहुत जरूरी है कि इन सब चर्चाओं के बीच किसी भी व्यक्ति को अंतिम घोषणा मानकर वित्तीय जोखिम नहीं लेना चाहिए। यह समय जानकारी इकट्ठा करने का है, समझदारी से तैयारी करने का है और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने का है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही विस्तृत और सरल भाषा में जानकारी लगातार मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि अगर पहले पता होता तो हम तैयारी कर लेते। इसलिए बेहतर है कि आप अपडेटेड रहें और सही समय पर सही कदम उठा सके। अब अंत में एक संक्षिप्त लेकिन मजबूत निष्कर्ष यह है कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में फिटमेंट फैक्टर का दायरा 0.8 से ऊपर और 2.5 से नीचे रहने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। 2.15 के आसपास का आंकड़ा एक व्यावहारिक गणना के रूप में सामने रखा जा रहा है, जो डीए के संभावित स्तर, पुराने कैलकुलेशन पैटर्न और कुछ अनफोर्सीन कंपोनेंट्स के आधार पर समझा जाता है। इसके साथ एचआरए में संभावित X+ कैटेगरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का यथार्थवादी रिवाइजेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बढ़ना और दायरा बढ़ने की संभावना, एलटीसी व लीव इनकैशमेंट में सुधार, कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड घटने की उम्मीद, कम्यूटेशन फैक्टर की टेबल रिवाइज होने की संभावना, एडिशनल पेंशन की उम्र सीमा कम होने की मांग, न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन में सुधार की उम्मीद, रिटायरमेंट, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी की जरूरत, न्यूनतम ग्रेच्युटी का सुझाव, अनुकंपा, नियुक्ति को समयबद्ध बनाने की अपेक्षा और डीआर को क्वार्टरली तथा डेसिमल बेसिस पर लाने की चर्चा, ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव संकेत करते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे नई सूचनाएं, आधिकारिक संकेत या नीति निर्णय सामने आएंगे, तस्वीर और स्पष्ट होगी। तब तक सबसे जरूरी यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रखें, अपने बजट की योजना समझदारी से बनाएं और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे जो भी नई अपडेट, कैलकुलेशन या आधिकारिक बदलाव आए वो आपसे छूट न जाए। और हां, अपने जैसे दूसरे कर्मचारियों और पेंशनरों तक भी यह जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी समय पर पहुंचती है तो वह राहत बन जाती है। आपने पूरा विषय ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।